हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। अब हम जितना थ्योरी पढ़े हैं तो उस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं उस पे। देखिए, एक बात बहुत क्लियर मैं आप लोग को कर देना चाहता हूं कि अगर आप क्वेश्चन नहीं सोल्व करेंगे, जो कि मैक्सिमम जो स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनका यही एटीट्यूड होता है कि बस थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ लिए, कुछ नहीं फ़ायदा होगा। दो उससे सिर्फ घाटा ही घाटा है। आपको जो पढ़े इधर से निकल जाएगा। आज पढ़े, 3 महीना बाद, 2 महीना बाद आपसे पूछेंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि पढ़े क्या थे। तो उसको आप प्रिजर्व करके रखने के लिए, उसको हमेशा के लिए मेमोरी में सेव करके रखने के लिए आपको क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन बनाने से एक और चीज़ होगा कि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लें, कितना भी थ्योरी, उसका रियल अप्लीकेशंस, उसके बारे में समझ में कि क्यों पढ़ें, वो तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन हम स्टेट बोर्ड का भी सोल्व करेंगे। पहले जो एग्जांपल्स हमारे पास है वो कर लेते, फिर स्टेट बोर्ड का करेंगे, आईआईटी जेईई का करेंगे, जो नीट में पूछा गया उसका करेंगे। तो आइए, क्या क्वेश्चन है, क्या पढ़ें, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग अभी आते हैं। ठीक है, देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ध्यान से पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, इसके बाद इसको हम लोग सोल्व करेंगे। बोला, अ मास ऑफ 2 kg lies on an inclined plane as shown in figure. Resolve its weight along and perpendicular to the plane. देखिए, inclined का मतलब जिनको इधर थोड़ा इस सब में अगर दिक्कत है तो inclined का मतलब होता है ये तिरछा, ये inclined होता है। ठीक है, और ये होता है परपेंडिकुलर। आप इसको वर्टिकल बोल सकते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हम लोग आगे फिजिक्स में ऐसे ही बात करेंगे। ठीक है, ये इंक्लाइंड हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब ये बोल रहा है कि 2 kg का मास ऐसे रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो बोल रहा है कि इसका क्या आपको निकालना है, रिजोल्व करना है वेट को। तो सबसे पहले तो बोला वेट को रिजोल्व करना है 2 भाग में, 2 डायरेक्शन में रिजोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वेट किधर लगेगा। तो भले अभी हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन इतना तो हम लोग सबको पता है कि जो ग्रेविटी है इस बॉडी पे, ग्रेविटी, अभी फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर होगा, mg हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ ऐसे, चाहे आप ऐसे रख दीजिए बॉडी को या ऐसे रखिए, वो लगेगा हमेशा डाउनवर्ड, नीचे ही लगेगा। ठीक है, तो mg यही वेट है इसका। तो g का वैल्यू लेने बोला है क्या, हाँ 10 बोला है। मास इसका दिया वो 2 kg, 2 × 10। ठीक है, तो कितना हो गया, 20 न्यूटन। न्यूटन क्यों, जो ये है फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये एक्सेलरेशन, ये मास, मास को जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सेलरेशन और मास को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फोर्स देगा, आगे सब पढ़ेंगे। तो 20 न्यूटन का फोर्स जो है, 20 न्यूटन के फोर्स से अर्थ जो है इस 2 kg के बॉडी को नीचे खींच रहा है, खींच रहा। अब ये क्लियर हो गया। अब इन्होंने पूछा कि यही फोर्स का हमको 2 कंपोनेंट निकाल के बताइए। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स। अब इसका 2 कंपोनेंट हम तोड़ेंगे। वो कंपोनेंट क्या बोला कि एक ना, ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसके पैरेलल तोड़िए। अब क्या इसका मतलब वो मैं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनाना। इसका मतलब है कि अगर ये बॉडी स्लाइड करेगा, अभी तो हमको स्लाइड पढ़ना नहीं है क्योंकि अभी हम मोशन पढ़े नहीं है ना, मीन्स काइनेमेटिक्स पढ़े नहीं, डायनेमिक्स पढ़े नहीं, तो अभी वो सब भूल जाइए। अगर डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो ये बॉडी ऐसे धीरे धीरे नीचे आएगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा सफिशियंट। तो देखिए क्या है, इन्होंने बोला कि एक इसके प्लेन के पैरेलल, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन, रिजोल्व इट्स वेट, ये जो वेट आया इसको रिजोल्व करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एलोंग एंड परपेंडिकुलर। एलोंग मींस इसके एलोंग, ठीक है, टू द प्लेन मतलब प्लेन के एलोंग एक और प्लेन के परपेंडिकुलर। बस यही क्वेश्चन बोला है कि इस वेट को 2 भाग में आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ लिए हैं। दोनों रेजोल्यूशन पढ़ लिया, एक जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा, एक जो नॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, किधर भी हो सकता है। तो ये बोला कि परपेंडिकुलर एक जहां पे, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ इंटरेस्ट। जब आगे हम पढ़ेंगे ना तो बताएंगे आपको कि एक्सिस ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि इसी पे मोशन हो रहा है, इस पे, और इसके परपेंडिकुलर मीन्स इस पे 90 डिग्री। ठीक है, ये इस पे 90 डिग्री, ऊपर नीचे दोनों हो सकता है 90 डिग्री, ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है ना, तो ये वेक्टर है, इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं, एक इधर टूटेगा, एक इधर टूटेगा। देखिए, और ये दोनों का समेशन जो होगा इसके बराबर होगा। अच्छा दिख नहीं रहा पैरेललोग्राम, लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो बहुत अच्छा से आपको दिखेगा कि ये थोड़ा देखिए, मैं अच्छा से कर देता हूँ। ये जो है इसका लेंथ, मतलब यही 2 भाग में हमको तोड़ना है। समझ में आया क्या है, एक वेट लग रहा है जो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, उसको हम 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे। यही है, यही। और हम आपको बताए थे
कि दोनों कंपोनेंट का जब कभी भी हम एक वेक्टर है हमारे पास, कौन सा, हमारे पास एक्स वेक्टर है जिसको हम के वेक्टर, नाम ऐसे दे रहे हैं प्लस पी वेक्टर, दो वेक्टर में तोड़े तो ये दोनों का एडिशन जो है वो क्या होना चाहिए, फिर से एक्स वेक्टर आना चाहिए के प्लस पी, तो वही होगा। देखिए देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर, ठीक है। अब देखिए ये वेक्टर जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, वही में निकालने बोला था, और एक पैरेलल टू दिस प्लेन एक वेक्टर, देखिए इस प्लेन के पैरेलल ये वाला वेक्टर है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, वो हमको निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम समझा रहे हैं ये करना कैसे है। ये देखिए पहला वेक्टर इसको माने जो इसका दो कंपोनेंट है, इसी का mg का दो कंपोनेंट है, एक इधर और एक इधर, पढ़े थे ना हम लोग, देखिए ना, एक वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है तो इसका दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, एक इधर और दूसरा तोड़ सकते हैं इधर, तो यही है ये वाला और ये वाला, ये वाला ये है और ये वाला उसके जस्ट परपेंडिकुलर, देखिए एकदम 90 डिग्री पर, इस पर 90 डिग्री पर ये है, और दोनों का एडिशन ये आएगा, फाइनल वेक्टर हमारा। तो ये हमारा एक्स वेक्टर है फाइनल mg, और k इसको मान लीजिए, p इसको मान लीजिए। अब ये भी तो प्रूफ करना है कि x इक्वल टू के प्लस पी कैसे आ गया, तो देखिए कैसे आ गया, अगर हम इसको k बोलते हैं, k वेक्टर, तो ये पहला वेक्टर हो गया, पहला के हेड पे दूसरा का टेल। अब कैसे दूसरा, ये जो वेक्टर है यही वेक्टर ये है, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, देखिए पैरेलल शिफ्टिंग बिल्कुल अलाउड है, हम वेक्टर को उठा के डायरेक्टली यहां रख सकते हैं। तो पहला के हेड पे दूसरा का टेल और रिजल्टेंट पहला के टेल से दूसरा के हेड तक, तो ये तो प्रूफ हो गया कि यही है एक्स वेक्टर और ये है पी वेक्टर, नाम है, नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। तो हो गया एक्स वेक्टर इक्वल टू दिस, मींस इतना पता चल गया कि तोड़ने हम सीख गए, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ दिए, एक इधर और एक इधर, और दोनों का सम भी हम दिखा दिए, ठीक है, वेक्टर एडिशन से। अब वैल्यू कितना होगा, अब जब हम निकाल लिए एक्स का वैल्यू तो हमको पता है कितना, 20 न्यूटन, यही है ना एक्स, रिजल्टेंट वेक्टर तो यही, मैग्नीट्यूड पता है। अब हमको निकालना है के का मैग्नीट्यूड और पी का मैग्नीट्यूड, यही दोनों उन्होंने निकालने बोला, मैग्नीट्यूड सिर्फ, डायरेक्शन तो डायरेक्शन भी पूछेगा तो एंगल निकाल देंगे, पाइथागोरस तो लगाना है एंगल के लिए, करना क्या है, कुछ करना नहीं है। तो देखिए अब हम इसका क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। देखिए इन्होंने इसको 30 डिग्री दे रखा है, देखिए इसको 30 डिग्री दे रखा है, 30, ये सरफेस और ये सरफेस के बीच, इंक्लाइंड प्लेन और होराइजेंटल प्लेन के बीच 30 डिग्री दे रखा है, तब तो क्वेश्चन ही आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, देखिए अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ये वाला ये कितना होगा 60, क्यों, देखिए ना ये इसका मैं बात कर रहा हूँ, आपका ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यही है, ये परपेंडिकुलर, ये सीधा बोलिए या ये सीधा बोलिए, बात बराबर है। तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसको तो 60 होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए ना ट्रायंगल में। तो ये 60 पता चल गया, 60 ये वाला। अब बताइए भैया, ये हमको पता है, ये 60 डिग्री पता है, तो इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा, के का वैल्यू, एक्स का वैल्यू पता और 60 डिग्री पता है। तो देखिए पाइथागोरस, अच्छा ये देखिए परपेंडिकुलर है, क्यों परपेंडिकुलर है, ये देखिए परपेंडिकुलर है ना, ये वाला, ये 90 डिग्री है, 90, तो ये 90 है, तो यही वेक्टर तो उठा के यहाँ रखे, जब इस लाइन से ये 90 बना रहा है तो ये भी वही बनाएगा 90 ही, सेम वही वेक्टर उठा के तो यहाँ रखे हैं, तो इसके साथ 90, तो ये 90 हो गया, ठीक है, ये 60 हो गया, और ये भी 30 दिख रहा है, लेकिन छोड़िए कोई मतलब नहीं। तो हमको ये लाइन का वैल्यू पता है 20 न्यूटन, इसका निकालना है 60 डिग्री दिया हो, तो लगाइए कौन सा लगाना है। तो ये जब परपेंडिकुलर है तो हमको क्या हो गया, ये हो गया आपका आपका ये हो गया हाइपोटेन्यूज, कर्ण, कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, ये कर्ण है, देखिए ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल मैं बात कर रहा हूँ, नाम अगर आप नेमिंग देने बोलेंगे तो मैं नेमिंग दे दूंगा। देखिए ये ट्रायंगल का बात कर रहा हूँ, ऐसा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया आधार, ठीक है, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। देखिए कि आधार और लंब के बीच हमेशा 90 डिग्री होता है, आधार लंब के, जो तीसरा जो बचा है वो कर्ण होगा। आधार और लंब का कोई भी देखिए, आप देख लीजिए पाइथागोरस को, हमेशा आधार और लंब के बीच में 90 डिग्री होता है, बाकी जो बचा वो कर्ण है। तो ये 90 डिग्री जो ये आधार और ये लंब है, दोनों में से कोई भी उल्टा मान सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा इस साइड वाला होगा। तो देखिए कर्ण हमको पता है और इसको आधार मान लीजिए, तो क्या हो गया, कौन सा, कॉस थीटा लगा दें। आधार और कर्ण किस में आता है, कॉस में आता है, तो कॉस थीटा कॉस 60, देखिए यहाँ से हम इसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं के का, कॉस 60 डिग्री, कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार हो गया के मैग्नीट्यूड और एक्स का मैग्नीट्यूड, यही तो होगा। तो आ गया के का वैल्यू, एक्स का मैग्नीट्यूड 20 पता है, कॉस 60 कितना होता है 1/2, मैथमेटिकल टूल्स, और एक्स का वैल्यू 20 है, इधर से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया के वेक्टर। तो कितना आ गया, के वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10 10 न्यूटन। समझ में आ गया। तो ये इसका वैल्यू कितना है के का 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इसका आ गया के का वैल्यू इस डायरेक्शन में। और ये अगर 10 न्यूटन आ गया तो फिर आपको कौन सा निकालना है ये, तो दो तरीका है, या इसमें भी एक आप ट्रायंगल लगाइए, और नहीं तो कर्ण पता हो गया और आधार पता हो गया तो लंब निकालने के लिए क्या कुछ करना है क्या, तो दोनों तरीका है आपके पास। आप एंगल से निकालो या कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर दो, वहां से भी आपका निकल जाएगा पी। तो देखिए उसी से निकालते। तब यहाँ से इस पूरे ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये 20 है, ये अभी हम लोग ने निकाला 10, ये हो गया पी स्क्वायर, ये कितना हो गया 400 माइनस 100 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो 300, तो पी हो गया 10√3, ये हो गया। तो 10√3 इसका वैल्यू आ गया, इसका पी का, पी इक्वल टू 10√3। तो देखे क्या आ गया, अब इतना आ गया तो समझ में आपको। देखिए अब दोनों पहले आंसर मैच करा लेते हैं, ऐसे आंसर मैच कराने पे मेरा ज़्यादा फोकस होता नहीं है। देखिए आ गया 10√3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट मीन्स ये वाला, और पैरेलल कंपोनेंट 10 न्यूटन आ गया दोनों, ठीक है। ये 10 आ गया, ये आ गया आपका 10√3, दोनों आ गया। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अच्छे से ध्यान से देखिएगा क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को आप समझिए, बनाना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। हम क्या किए हैं, हमने क्या किया था, इन्होंने पूछा क्या और हमने किया क्या क्या, वो ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए। अभी एक हम x जो था, x का मैग्नीट्यूड कितना था, x का मैग्नीट्यूड था 20 न्यूटन, और इधर हम p माने थे, सॉरी क्या माने थे इधर का, इधर को हम लोग क्या माने थे, कुछ भी माने थे, ये वाला जो है ठीक है, सपोज उसको जो ही माने थे, ठीक है ना, छोड़िए, q माने थे तो ये आया था 10 न्यूटन, और इसको p माने थे वो आया था 10√3 न्यूटन। देखिए एक चीज़ ध्यान से, क्या लग रहा है, ये 20 है, बड़ा है, उससे e भी छोटा है और उससे ये भी छोटा है। तो क्यों छोटा आया, क्योंकि हमेशा ना इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाता है 20 कॉस थीटा, और ये हो जाता है 20 साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कुछ भी 0 से 90 के बीच में, तो हमेशा 20 से इसका कम ही वैल्यू आएगा। तो अभी मैं ये जस्ट बताना चाह रहा था कि अभी कंपोनेंट तोड़ना आप सीख गए। देखिए 20 न्यूटन इधर लग रहा था, इधर 20 न्यूटन लग रहा था, इसको हम दो भाग में तोड़े। सवाल ये है कि सर हम इधर इधर ही क्यों तोड़े, इधर और इधर ही क्यों तोड़े, ठीक है। तो इन्होंने पूछा, अभी इन्होंने बताया कि आप ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसके पैरेलल में एक तोड़िए, ठीक है, और उसके जस्ट 90 डिग्री पर दूसरा तोड़ के दीजिए, इसीलिए हम लोग तोड़े हैं। बाकी क्वेश्चन में हमको जहाँ सहूलियत होगा हम वैसे तोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ किसी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन करने से आप जो पढ़े हैं वो क्लियर होते जाएगा, इसका ज़रूरत है IIT स्टेट बोर्ड सबके लिए। अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर इज 250 बोला नहीं, न्यूटन वेलोसिटी है क्या है बोला नहीं, जस्ट 250 बोला मैग्नीट्यूड, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए ये जस्ट क्वेश्चन को उल्टा किया, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उससे जस्ट उल्टा किया। ऊपर में क्या था कि एक वेक्टर 20 न्यूटन का नीचे दे दिया था और बोला कि इसका दो कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो कंपोनेंट तोड़िए, एक इंक्लाइंड और एक उसके 90 डिग्री पे। अभी क्या किया है, ये बोला है कि एक वेक्टर है जो आपका हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस बार कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड दे दिया है, अब बोल रहा ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, ठीक है, निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए आइए इधर, यही है ना, यही है, 250 दे दिया है। अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल का वैल्यू दे दिया है तो हम निकालेंगे। इन्होंने क्या किया, एक वेक्टर दिया और उस वेक्टर का एंगल यहाँ से लिया, ये रेफरेंस है जो बता रहे थे कल कि आप जब भी 30 डिग्री बोलेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ से 30 डिग्री, ठीक है ना। अभी दिल्ली दूर है नोएडा से या कोलकाता से, आपको देखना पड़ेगा ना, नोएडा से नज़दीक हो जाएगा तो बताना पड़ेगा कि इस एक्सिस से, इस एक्सिस जो है ये कोई एक्सिस है, माना है इससे 30 डिग्री है और ये ए वेक्टर है। अभी क्या बोला है कि इसका ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट गिवन है, तो कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे, तो जहाँ भी कंपोनेंट हमको पूछेगा
इस एक्सिस पे बोला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब इस एक्सिस पे होगा, इस एक्सिस पे, तो वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा, ठीक है। यही दो कंपोनेंट में हम इसको तोड़ सकते हैं, वेक्टर को टू डायमेंशनल बना दिए इस वेक्टर को, एक इधर होगा वैल्यू कुछ, एक इधर होगा, ठीक है। तो क्या करें, ये वाला कंपोनेंट जो निकलेगा ये कौन सा होगा, वाई कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट निकलेगा क्या निकलेगा, एक्स कंपोनेंट, यहाँ तक लंबाई यहीं तक होगा, ठीक है। ये होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला जो लेंथ होगा, ये लेंथ ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड यही होगा, ठीक है। और डायरेक्शन दिख ही रहा है, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इन्होंने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है 250 न्यूटन, न्यूटन नहीं दे रखा है, बस 250 यूनिट, कुछ भी हो सकता है, ये वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, कुछ भी, बस 250 यूनिट दे के रखा है। अब बोल रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड आप बताइए, तो क्या दिक्कत है इसमें भैया बताइए, इसका निकालना है, ये ट्रायंगल में ये दिया हुआ और ये एंगल दिया हुआ, तो क्या क्या दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, एंगल दिया हुआ नहीं सॉरी, कर्ण निकालना है, आधार दिया हुआ और एंगल दिया हुआ, तो कौन सा आधार और कर्ण किस में आता है, कॉस में, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू आधार मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ला, यही तो पूछ रहा था, कुछ तो है ही नहीं। अब क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 250 दिया हुआ है, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय cos 30। और cos 30 कितना होता है, हॉरिजॉन्टल का मैग्नीट्यूड 250 दिया हुआ है, 250 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल का मैग्नीट्यूड कितना है, cos 30 कितना होता है, cos 30 मैथमेटिकल टूल्स √3/2, तो 500/√3 आ गया, किसका, ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का लेंथ कितना होगा 500/√3, इतने यूनिट होगा, ठीक है। ये निकल गया, ये दिया। अब इसको भी निकाल सकते हैं। अब बताइए, इस ट्रायंगल में ये पता हो गया, ये पता, ये एंगल पता हो गया, तो ये लंबाई नहीं निकल जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट पता नहीं पूछा या नहीं पूछा, तब भी आप निकाल सकते हैं, तो ये भी निकल जाएगा, हो गया तीनों कंप्लीट। आइए इधर, यही है क्या, ए का मैग्नीट्यूड कितना आया, ए का मैग्नीट्यूड देखिए 500/√3 आया, 500/√3 ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। जिसका दो कंपोनेंट है कि ये वाला एक ये वाला, शायद वर्टिकल भी बोला निकालने, वर्टिकल भी बोला है क्या निकालने, मैग्नीट्यूड वेक्टर इन वर्टिकल कंपोनेंट भी बोला, देखिए यहाँ पूछा है कि वर्टिकल कंपोनेंट भी आप निकाल के दिखाइए, यहाँ बोला तो निकालिए ना, क्या दिक्कत है, सब हमसे ही निकल आइएगा क्या, ये तो बहुत ही आसान चीज़ है ये सब, आप खुद से निकालिए वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, तो लगा दीजिए sin 30, क्यों sin 30, क्योंकि हमको कर्ण पता है और लंब निकालना है, और ये एंगल पता है, तो लंब बटे कर्ण ही होता है sin थीटा, लंब यही निकालना है, मान लीजिए x, और इसका 500/√3 आ गया आंसर, कर्ण का आया हुआ ना 500/√3, तो हो गया sin 30 हाफ, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया, x का मैग्नीट्यूड x का आ गया कितना, 5/√3, 500/√3 इंटू sin 30 हाफ होता है, तो कितना हो गया, 2 से कट गया 250/√3, तो इतना यूनिट आ गया। तो एक्स कंपोनेंट बोलते, सॉरी एक्स कंपोनेंट नहीं, ये वाई कंपोनेंट है, लिखे भले एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट इसको बोलिए, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा आ गया कितना, ये वाला 250/√3, और ये 250 और ये 500/√3, तीनों का तीनों ट्रायंगल का निकल गया सब कुछ, ठीक है। और दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, क्यों, पहला के हेड पे दूसरा का टेल, रिजल्टेंट पहला के टेल से दूसरा के हेड तक, हो गया, मतलब आ गया ए वेक्टर इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेक्टर प्लस वर्टिकल वेक्टर, आ गया आंसर, यही पूछ रहा था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन सोल्विंग में। वाह बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है फाइंड द एंगल मेड बाय आई प्लस जे वेक्टर फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्स। बहुत बढ़िया, अभी तक क्या था, एंगल दे रहा था और वेक्टर का लंबाई निकालने बोला था, अब वेक्टर का लंबाई दे दिया, अब बोले बताइए कितना एंगल बना रहे एक्स और वाई से। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, ठीक है। देखो कैसे करना है इसको, कुछ नहीं, पहले तो इसमें देखिए आपको कितना चीज सीखने को मिलेगा वो देखिए। वेक्टर है आई प्लस जे, कितना चीज इसमें सीखने को वो देखिए। एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर कोई भी होगा, क्वांटिटी या वेलोसिटी हो सकता है, हम वेक्टर वी लिख रहे हैं बस, ठीक है। वेक्टर के लिखिए, किसी का मन है वेक्टर एन लिखने का तो वेक्टर एन लिखिए, नेमिंग है। एक एन वेक्टर है जो है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, इसका यूनिट नहीं बताया, ये फोर्स भी हो सकता है, ठीक है,
एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, टॉर्क भी हो सकता है, एरिया वेक्टर हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ कुछ भी हो सकता है। तो हमको क्या है, एन वेक्टर गिवन है, एन वेक्टर आपका गिवन है। अब बोला ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो पहले तो आप ये सब पहचानिए कि आई वेक्टर होता क्या था। आई वेक्टर is a unit vector along the x axis and j vector is the unit vector along the y axis। ये पहले बताया जा चुका है। और यूनिट वेक्टर का क्या खासियत होता है वो भी आप लोग को पता। जैसे ऊपर कैप लग गया मतलब यूनिट वेक्टर मींस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा हमेशा। कोई भी वेक्टर पे हम कोई एक्स वेक्टर लाएं और उस पर कैप लगा दें मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। डायरेक्शन के बारे में तो हम नहीं बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे पहले क्लियर करता हूँ, क्वेश्चन बनाना बाद की बात है, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक मेरा जनरल वेक्टर है सपोज एस वेक्टर, उस पे मैंने ऐसे लगा दिया कैप। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया, पक्का कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसका 1 होगा वैल्यू। इसका डायरेक्शन के बारे में मैं नहीं अभी कुछ बोल पा रहा हूं, ये जनरल वेक्टर है एस वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो उसका 1 होगा। कोई रोक नहीं सकता दुनिया, कोई ताकत, ऊपर कैप लग गया तो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। लेंथ उस वेक्टर का, लंबाई जो होगा उस वेक्टर का वो 1 यूनिट ही होगा, ये पक्का हो गया। अब आई वेक्टर में आइए, आई कैप। आई कैप में क्या डिफरेंस है, आई कैप और एस कैप में मैं डिफरेंस बता रहा हूं। आई कैप जो है इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, कैप लग गया तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा ही होगा, तो फिक्स हो गया, इसको कोई नहीं काट सकता है। बस एस वेक्टर और आई वेक्टर में डिफरेंस यही है कि आई वेक्टर का डायरेक्शन भी वेल नोन है, पहले से डिफाइंड है, वेल डिफाइंड। आई वेक्टर हमेशा एक्स के अलोंग ही भागेगा, डायरेक्शन फिक्स है एक्स एक्सिस के अलोंग। वो एक्स एक्सिस अगर वो एक्स एक्सिस उत्तर से 45 डिग्री का एंगल बना रहा तो ये वेक्टर उत्तर से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। वो एक्स एक्सिस, मेरा ओरिजिनल एक्स एक्सिस अगर साउथ से 133 डिग्री का एंगल बना रहा तो ये वेक्टर भी साउथ से 133 का एंगल बनाते, मतलब एक्स के डायरेक्शन में ही जाएगा जिधर एक्स। आप जैसा देखिए, अब एक्स जरूरी थोड़ी कि हम एक्स ऐसा और वाई ऐसा लें हमेशा, ऐसा भी तो हो सकता है एक्स ऐसे ले ले, हम एक्स ऐसे तिरछा ले ले, वाई ऐसे इस पे 90 डिग्री तिरछा ले ले, ठीक है। तो जिधर भी एक्स एक्सिस आप मानेंगे आई वेक्टर बिल्कुल उधर ही जाएगा, डायरेक्शन फिक्स, मैग्नीट्यूड भी फिक्स 1, मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ। लेकिन एस वेक्टर एक जनरल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक वो बोलेगा नहीं, ठीक है। पहले ये समझ में आया। अब आइए इस क्वेश्चन पे। तो ये तो पक्का हो गया कि जब आई प्लस जे बोल दिया है तो हमको पक्का हो गया कि आई जो है वो पॉजिटिव एक्स के तरफ जा रहा है, माइनस आई होगा तो निगेटिव एक्स की तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, मैग्नीट्यूड 1 है। और एक जे वेक्टर है तो किधर जा रहा होगा, पॉजिटिव वाई की तरफ, मैग्नीट्यूड 1 है। तो हम अब एक चीज़ हमको समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर हम खींचते हैं तो हमको एक वेक्टर पता है जिसका 2 कंपोनेंट है, एक है एक्स डायरेक्शन में, इसको हम एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस मान रहे हैं। तो ये वेल डिफाइंड चीज़ है, 1 यूनिट का लंबाई 1 यूनिट होना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ 1 ही यूनिट है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये हो गया ये आई वेक्टर, आई कैप, और यहां से 1 यूनिट ऊपर जाना है, ये होगा आपका जे कैप। अब ये तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट हो गया, इसका एडिशन क्या होगा, ओरिजिनल वेक्टर। जोड़िएगा ना, या तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जोड़िए, या फिर आप ट्रायंगल से जोड़िए। ट्रायंगल से कैसे, ये भी तो जे ही है, तो पहला खेड पे दूसरा का टेल, रिजल्टेंट पहला टेल से, यही है अपना एन वेक्टर। एन वेक्टर कौन कौन कंपोनेंट से मिलके बना है, आई प्लस जे। समझ में आ रहा है, कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोग को कि ये जो एन लिखा है इसका मतलब क्या है, मतलब आई में 1, मतलब एक्स एक्सिस में 1 मैग्नीट्यूड और इसमें 1 मैग्नीट्यूड, ठीक है, इतना आ गया। अब बताइए भैया, जब इसका लंबाई 1 है और इसका भी लंबाई 1 है, देख रहे हैं ये भी 1 है, ये भी 1 है, एक ही लंबाई, मैग्नीट्यूड तो इसका 1 ही होगा ना, और ये जे का 1 तो यही तो जे है, तो इसका भी 1, जे का मैग्नीट्यूड 1। अब बताइए एक पाइथागोरस का ट्रायंगल है आपके पास जिसमें ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये एंगल उसने निकालने बोला कि ये जो वेक्टर है एन वेक्टर दैट इज आई प्लस जे, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो एक्स एक्सिस ये इससे पूछ रहा है एंगल, तो मान लीजिए अल्फा या बीटा गामा कुछ भी मान लीजिए, तो अल्फा मानिए। तो हमको क्या पता है, लंब पता है और आधार पता है, तो tan लगा देंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आई, तो मैग्नीट्यूड 1/1 है, तो आंसर 1 आ गया। तो tan अल्फा 1 आ गया, तो अल्फा कितना होगा, मैथमेटिकल टूल्स, अल्फा 45 डिग्री, 45 डिग्री पे जो है 45 डिग्री पे जो है
tan का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो अल्फा 45 डिग्री आया। मतलब ये वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये पूरा वेक्टर। सिर्फ आई बोलिएगा तो 0 डिग्री की, क्योंकि एक्स की तरफ है, और सिर्फ जे बोलिएगा तो 90 डिग्री। सिर्फ अकेले जे जो है एक्स एक्सिस से, देखिए ना ये एक्स और ये वाई, सिर्फ जे कंपोनेंट हम लेते हैं, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट जे, तो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सिर्फ आई लेते हैं, सिर्फ आई, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस पे ही तो पड़ा हुआ था, एंगल क्या बनाएगा 0 डिग्री, 0। तो सिर्फ आई एक्स एक्सिस से 0 एंगल और सिर्फ जे एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल, ये दोनों एक साथ मिल गया तो 45 डिग्री का एंगल। समझ में आया? अब जब यहाँ से 1 से 45 बना रहा था, ये भी 45 से बनाएगा, क्योंकि टोटल 90 है ना ये मिलके, तो ये 45 आ गया, तो ये भी 45 आ गया। तो यही वो पूछ रहा था कि एक वेक्टर गिवन है, आपको हम दे दिए, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो अल्फा 45 बीटा भी 45। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। किसी को कोई दिक्कत हो, ये सब फिजिकल मीनिंग है, आपको समझ में आना चाहिए, तब आप आगे जाके हीरो बनेंगे। ठीक है, आगे फिजिक्स में। नेक्स्ट आ जाइए, ये भी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए, इसमें क्या पूछा है इन्होंने, इसमें इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड आउट द एंगल मेड बाय ए वेक्टर फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना आप इंपॉर्टेंट इसको बोल पाइएगा उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये है जो आईआईटी का जो सबसे फेवरेट टॉपिक है, डायरेक्शन कोसाइंस, ये उसका एक्चुअली क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहले तो हम आपको क्वेश्चन समझा देंगे कि पूछना क्या चाह रहा, फिर हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। इन्होंने बोला अभी तो 2 डायमेंशनल वेक्टर पढ़ रहे थे, मजा आ रहा था आपको, बोला हाँ। अब थोड़ा आइए तो 3D पे, तो आते हैं 3D पे। देखिए क्या है, 3D में हमको एक वेक्टर दिया है, वो आई है, जे है और के है। ठीक है, आई वेक्टर, आई कैप, जे कैप और के। अब कैप लगा दिया तब तो ऐसा ही आसान हो गया क्वेश्चन। पहले क्यों आसान हो गया, क्योंकि पता चल गया कि भैया ये जो वेक्टर है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस पर सोया हुआ है, ये वाई एक्सिस पर सोया हुआ, और ये जेड एक्सिस पर, मीन्स इस वेक्टर का कंपोनेंट, ए वेक्टर का एक कंपोनेंट जो है, ए वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे सोया हुआ है, दूसरा वाई एक्सिस पे सोया, कंपोनेंट वेक्टर नहीं कंपोनेंट, और तीसरा कंपोनेंट जेड पे सोया हुआ। तो तीनों को मिला के एक वेक्टर बनेगा। जैसे एकदम समझिए, पहले क्वेश्चन को बनाना दूर की बात है, पहले समझिए। अभी जब हम 2D पढ़ रहे थे एक्स वाई, तो क्या था, एक वेक्टर इधर सोया हुआ था, एक वेक्टर इधर सोया हुआ था, लेकिन दोनों का रिजल्टेंट ओरिजिनल वेक्टर इधर सोया हुआ था, इस पे नहीं सोया था, ओरिजिनल वेक्टर इधर सोया हुआ। अब थोड़ा सा कहानी ट्विस्ट आया, एक्स है, वाई है, और ये देखिए जेड है, मेरा हाथ को देखिए, ये जेड है, बाहर बोर्ड से बाहर निकल रहा है। अब एक वेक्टर इधर, उस वेक्टर का, सॉरी वो वेक्टर नहीं, उस वेक्टर का एक कंपोनेंट यहाँ सोया, एक कंपोनेंट यहाँ, और एक कंपोनेंट ये मेरा हाथ पे सोया हुआ, ऐसे। तो तीनों को मिला, जब ये दोनों मिलके एक रिजल्टेंट बना था बीच में, तभी तीनों मिलके एक रिजल्टेंट बनेगा, और ये तीनों मिलके देखिए ऐसे निकलेगा, ऐसे तिरछा। तिरछा मतलब कि रिजल्टेंट ना तो इस प्लेन में सोया होगा, ना इस प्लेन में सोया होगा, ना एकदम बीच से स्पेस में निकलेगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में निकलेगा ऐसे सीधा। तो स्पेस में निकल रहा है वेक्टर, ठीक है, ऐसा। अब उस वेक्टर का कंपोनेंट निकालिएगा एक्स पे तो 1 यूनिट आएगा, वाई पे भी निकालिएगा तो 1 यूनिट आएगा, के पे भी निकालिए तो 1। ये इसमें दिया क्वेश्चन, यहाँ 5 यूनिट भी दे सकता, 5 के भी दे सकता था, 4J भी दे सकता था, लेकिन 1 दिया, आसानी कर दिया है। ठीक है तो समझ में आ गया कि ये इस वेक्टर का, ये वेक्टर ना एक्स में सोया है, ना वाई में, ना जेड में, लेकिन इसका एक कंपोनेंट एक्स पे सोया है, दूसरा कंपोनेंट वाई पे सोया, तीसरा कंपोनेंट जेड पे सोया हुआ। कंसेप्ट क्लियर? अब क्या इन्होंने पूछा कि अभी जो ये एंगल अल्फा निकाले थे अब निकालिए, लेकिन इस बार थोड़ा टफ है। कैसे टफ है कि अब जो एंगल, टफ तो नहीं है, मतलब अभी क्या है, ये जो वेक्टर हवा में ऐसे निकल रहा है, हवा में, वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ तो एंगल बना ही रहा होगा ना, वाई एक्सिस के साथ भी कुछ बना रहा होगा, लेकिन इस बार ये अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा नहीं देखने को मिलेगा। वो इसलिए देखने मिला ना क्योंकि ये वेक्टर इस प्लेन में, ये बोर्ड के प्लेन में था, तो जो एंगल ये है इसमें से 90 माइनस करके अब जो है ये बोर्ड से ऐसे बाहर निकल रहा है, तो जो अल्फा इससे बना रहा है उसका बीटा से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है तो वाई एक्सिस से बीटा बना रहा होगा, और अल्फा बीटा में कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं, अलग अलग इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। मीन्स वो वेक्टर जो हवा में जा रहा है वो, और एक्स एक्सिस को लेके एक पाइथागोरस ट्रायंगल बनाइए, उससे अल्फा निकालिए। फिर वो वेक्टर जो हवा में जा रहा है उसका वाई के साथ मिलाइए और एक ट्रायंगल वो बनाइए पाइथागोरस वाला, फिर वहां से बीटा निकालिए। फिर वो जो तीसरा, फिर वही सेम वेक्टर जो आपका हवा में जा रहा है उसका जेड एक्सिस के साथ एक पाइथागोरस ट्रायंगल बनाइए, फिर वहां से गामा निकालिए। तो तीनों अलग अलग आएगा, तीनों एंगल का आपस में कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। ठीक है,
तो अब हम आते हैं, निकालते हैं ऐसे। ये तो थ्योरी में पढ़ा हुआ चीज़ है, बस आपको हम विजुअलाइज करा दिए कि 3D वेक्टर कैसे जाता है। ठीक है, 3D वेक्टर एकदम देखिए ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब प्लेन से एकदम डायरेक्ट सीधा भी नहीं निकलेगा, नहीं तो डायरेक्टली हो जाएगा कितना, जेड कंपोनेंट सिर्फ होगा, और ना एक्स होगा ऐसे, ना प्लेन पे सोया रहेगा इस डायरेक्शन में, ना इस डायरेक्शन में, ना इस डायरेक्शन, एकदम बीच में निकलेगा, तीनों कंपोनेंट लेके निकलेगा। उसका एक्स में भी वजूद है, वाई में भी है, जेड में भी वजूद है, 1 1 यूनिट का। ठीक है, चलिए तो अब आ गया, ये तो थ्योरी में हम पढ़े हुए थे, अब एंगल निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। याद कीजिए जब हम डायरेक्शन को साइंस पढ़ रहे थे, तो डायरेक्शन को साइंस में आप लोग को बताए थे कि एक्स कम, जब आप क्या करेंगे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप वो वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर और एक्स एक्सिस और एक परपेंडिकुलर लेके जब एक आपका ट्रायंगल बनाएंगे, तो उस ट्रायंगल में आपको डायरेक्टली यहाँ से दिखेगा ए एक्स इक्वस टू, मतलब एक्स के पे जो सोया हुआ है ए एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल ए वेक्टर, ये दिखेगा। यही था, देखिए तो यही आया, कॉस इनवर्स कॉ अल्फा इक्वस टू, ये हो गया 1/√3, तो वही 30 डिग्री होगा। डिग्री लिखा नहीं, अच्छा नहीं लिखा इन्होंने, 1/√3 जो है वो 30 डिग्री होता है क्या, 1/√3, अच्छा 1/√3 अगर 30 डिग्री नहीं होता तो आप चेंज कर लीजिएगा इसको, √3/2 होता है, तो 1/√3 नहीं होता, 1/√3 10 का होता है। ठीक है, इसको चेंज कर लीजिए।